क्या बच्चा क्या कर रहे हैं? हाँ जी, एसी का पंखा से क्या संबंध है? और पूछो क्या कह रहा था? जिसके पास जितना ज्ञान है उतना ही तो देगा। अब उसके पास वही है तो समझा रहा है आप लोगों को। चलो चलिए बेटा, हम लोग लास्ट टर्न पे कहां तक हुआ था दिखाइए। लास्ट पे ठीक है, ठीक है बेटा। तो लास्ट टर्न पे हाँ एक काम करते हैं, डीपीपी जल्दी से खत्म कर दिया जाए और सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया जाए। डीपीपी रोक दें यहीं पे कि खत्म कर दें? चलो कहां तक हो गया जरा बताओ। 35 हो गया था, 34 आइए जल्दी से खत्म। आज सर्कुलर मोशन बेटा इसी क्लास में स्टार्ट करना। 34 आइए। An ideal gas is initially at temperature T and volume V. Its volume is increased by delta V due to an increase in temperature delta T. Pressure remaining constant. The quantity देखना, डेल्टा की जो बेटा वैल्यू है डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T वेरीज विथ टेम्परेचर का या डेल्टा से रिलेशन चाहिए। एक काम करते हैं, ये बताओ डेल्टा V डेल्टा T आएगा कैसे? ये देखो, मान लो आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो एक तो हो गया पीवी इक्वल टू बोलो क्या हो गया एनआरटी हो गया, ठीक है। अब इसमें जरा चेंज करो, अगर पी डेल्टा वी करूंगा ना बेटा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे मान लो अगर मैं चेंज करूंगा तो पी डेल्टा वी इक्वल टू बोलो क्या आएगा एनआर डेल्टा टी इक्वेशन बोलो क्या हो गया सेकंड हो गया। अब यार ये बताओ तुम्हें डेल्टा वी अपान ये सब चाहिए, इक्वेशन 2/1 कर दें बेटा। ये इक्वेशन सबको आता है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। उसमें चेंज करोगे, देखो इधर इससे पहले भी न्यूमेरिकल में ऐसा आ चुका है। यहां से पी डेल्टा वी करोगे तो ये बताओ क्या चेंज होगा? टेम्परेचर ही तो चेंज होगा यहां से, है ना। तो यहां से काम करो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, हर हाल में मुझे डेल्टा वी अपान वी डेल्टा टी लाना है। तो एक प्रयास कर रहे हैं सर, इक्वेशन 2 को 1 से जरा डिवाइड कर दो, तो यहां से पी डेल्टा वी अपान बेटा पीवी हो गया। आगे बोलो एन आर डेल्टा टी, नीचे बोलो क्या होगा एन आर टी, यही तो। ये देखो भाई साहब कैंसिल हो गए, हमें उसी फॉर्मेट में देखो पी से पी बेटा क्या हो गया कैंसिल। अब यार जो मुझे यहां मिल रहा है डेल्टा वी बाई वी ऊपर मिला, है ना, और यहां से डेल्टा टी बाई टी बोलो क्या मिला ऐसे मिला। अब यार ये बताओ डेल्टा वी अपान वी डेल्टा टी कैसे बनेगा? इसको जरा नीचे लाओ बेटा, डेल्टा टी को नीचे लाइए तो यहां से डेल्टा वी अपान वी डेल्टा टी इक्वल टू 1 बाई बोलो क्या हो गया टी। और इसी पे आपको काम करना है, इसी पे आपको क्या करना है काम करना है, ठीक है। तो यहां से डेल्टा वी अपान वी डेल्टा टी इक्वल टू क्या है 1 बाई टी, देखो यहाँ पे, और इसी को क्या बोला डेल बोला। तो डेल इक्वल टू बोलो क्या हो गया 1 बाई टी, डेल इक्वल टू 1 बाई टी, देखो कितना आसान हो गया। तो डेल और टेम्परेचर का सीधा संबंध की उल्टा संबंध, उल्टा लो, ठीक है। यहां से इनवर्स रिलेशन, तो यहां से क्या लिखोगे डेल एंड टी हैज इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन है। नेचर ऑफ ग्राफ बोलो बेटा क्या होगा रेक्टेंगुलर, क्या होगा हाइपरबोलिक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहां से सर ये देखो ग्राफ जब बनाओगे तो डेल अप या ये टी बोलो क्या होगा ऐसे, क्योंकि डेल प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी है और डेल की रियल वैल्यू बोलो क्या है डेल्टा वी अपान वी डेल्टा टी। ऑप्शन बोलो बेटा कौन आया इसका? सी आया। 34 का आंसर क्या आया? सी आया।
जल्दी जल्दी नोट करो, खत्म करते हैं इसको। तो केटीजी के क्वेश्चन पढ़ने में अजीब से लगता है, लेकिन सॉल्यूशन 2 से 3 लाइन का है। ये दोनों डीपी अच्छे से कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए, तो 34 में देखो करना क्या है, सिंपली मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, उसको जनरली पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा। फिर जब चेंज लिखोगे तो वॉल्यूम में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, उसी को चेंज करके लिख दिया। अब मुझे ऊपर डेल्टा वी चाहिए, इसीलिए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया। ऊपर डेल्टा वी है तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, तो सेकंड बेटा ये है, फर्स्ट ये है, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा टी बाई क्या हो गया, टी हो गया। सर डेल्टा टी जो यहाँ है इसको नीचे खींच के लाओ, तो डेल्टा टी को नीचे खींच के ला दिया सिंपली। और इसी को इन्होंने क्या बोला कि इसका सिंबल डेल है, इसको डेल मान लीजिए। तो डेल इक्वल टू 1/t, यहाँ तो इक्वल टू 1/t है, इक्वल टू 1/t प्रोपोर्शनल टू 1/t, ठीक है। तो यहाँ से डेल एंड टी के पास बोलो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, उल्टा रिलेशन है, यहाँ पे उल्टा रिलेशन। तो नेचर ऑफ ग्राफ बोलो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। मान लो वर्ड में ही पूछ दें कि नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, नेचर ऑफ ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। तो कभी कभी ग्राफ न बना के, ग्राफ न बना करके ये चीज क्या है पूछा जाता है। अच्छा ये बताओ, हाँ जी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ेगी कि वेलोसिटी घटेगी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि नहीं कह सकते। अगर मगर नहीं, हमने बोला और आपको आंसर, अगर मगर कुछ नहीं। कुछ लोग समझदार लोग लिख रहे हैं, समझदार को इशारा काफी है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो बोलो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज। मैंने रिटार्डेशन नहीं बोला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे ना हो, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। चलो बताओ, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी जीरो। यार एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। रिटार्डेशन कांस्टेंट या वेरिएबल, वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक, अच्छा एक चीज और बताओ, ये देखो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है और फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो नेचर ऑफ पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हेलिक्स होगा, सर्किल होगा, इलिप्स होगा। ये नोट कर लिए सब लोग। यार ये बताओ, इफ ए कांस्टेंट फोर्स, नोट कर लो, इफ ए कांस्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कांस्टेंट फोर्स एक्ट, if a constant force act, constant का मतलब सब समझे, that is in magnitude and direction, in magnitude and direction। तो ये बताओ, मैं आपसे अगर ये पूछूं, ध्यान से देना, if a constant force act that is in magnitude and direction on a body, the nature of path will be, ये कौन हैंडराइटिंग है यार, तो साफ बन गया। then nature of path will be, nature of path will be, बोलो क्या होगा, सर्किल होगा। दूसरा बोलो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, बोलो यार। तीसरा क्या होगा, इलिप्स होगा। चौथा क्या होगा, हेलिक्स होगा। यार सिंपल सी बात है, इससे कोई भी चीज है उस पर जब फोर्स, देखो फोर्स की वैल्यू कम ज्यादा करो कोई बात, मान लो मैं हूं, मुझे पीछे से कोई फोर्स लगा रहा है, कभी धीमे लगाया फोर्स, कभी ज्यादा लगाया, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो मेरा नेचर ऑफ पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। बात समझ रहे हो।
तो फोर्स कांस्टेंट का मतलब ही होता है, अगर मैं यहां पे ये बात ना लिखता तो भी अंडरस्टूड है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, बोलो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड एक्शन क्या होगा, से मैग्नीट्यूड बदलोगे भी ना ऐसे 5 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन तब भी क्या जाएगा, स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर तुम फोर्स का डायरेक्शन चेंज करोगे, मान लो कोई चीज ऐसे जा रही है, उसको तिरछा फोर्स लगाओगे तो डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आप बेटा क्या कर रहे हो, फोर्स का डायरेक्शन बोलो क्या है, सेम है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो नेचर ऑफ पाथ बोलो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अरे बोलो यार। अच्छा ये बताओ, एक बाल है, ठीक है, एक बाल को यहां से देखिए कौन से बताता है, एक बाल को यहां से गिराया जाए और ये टकराने के बाद फिर ऊपर आ रही है, ऐसे गिराया, टकराने के बाद ऊपर आ रही है, बताओ किसके किसके डायरेक्शन में चेंज हुआ और किसके किसके डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे, अब क्या हो गया, ऊपर, वेलोसिटी क्या है, नीचे, अब क्या हो गया, ऊपर, लेकिन जी बोलो हमेशा क्या लगेगा, नीचे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जी की वैल्यू बोलो क्या रहेगी, समझ गए। तो कोई बाल टकराने के बाद वापस जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर होगा, वेलोसिटी और से ऊपर होगा, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, नीचे आएगा तब भी जी क्या लगेगा, नीचे, और टकराने के बाद ऊपर जाएगा तब भी जी बोलो क्या लगेगा, नीचे ही लगेगा। ठीक है, चलिए तो सब अच्छे से तुम रिवाइज कर लेना। किसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। चलिए अभी, अच्छा ठीक है, सब ताली बजा दो भाई, बर्थडे है ना बेटा, अरे बर्थडे है ना आपका, अच्छा ठीक है चलो हाँ ठीक है, हाँ वो तो हम लोग इधर देखो, तो यहाँ पे तो डेल और टी के बीच अरे ठीक है, डेल और टी के बीच नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। ठीक है, चलिए तो यहां से 34 का बेटा आंसर बोलो कौन सा है जी, हाँ 34 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे बढ़िए, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 सब लोग बताएंगे, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस, रुक जाओ यार, ये बताओ सबसे बड़ी चीज ध्यान से सुनना, अगर पीवी लिखा है, ध्यान से, अगर पीवी लिखा है, ठीक है, यहां पे ये बताओ पीवी प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी है, नो डाउट यार, ये दोनों बोलो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, दो तीन बातें हैं, या तो पीवी टेम्परेचर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, या दूसरा इफ टी इज कांस्टेंट, अगर मान लो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो पीवी प्रोपोर्शनल टू टी। अगर टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट हुआ, जैसे बॉयल्स लॉ में होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या पीवी और टेम्परेचर का ग्राफ है, कोई नहीं, चारों ऑप्शन में प्रेशर पीवी और टेम्परेचर का ग्राफ होता तो नेचर ऑफ क्या होता, स्ट्रेट लाइन, कहां से पास करता, ओरिजिन से। चारों ग्राफ में पीवी का, या आपकी कॉपी में सेम ग्राफ बना हुआ है, पीवी क्या है, कांस्टेंट हो गया ना, यानी आप मान लीजिए कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, हालांकि लिखा नहीं है, अगर देखो नहीं मानोगे तो ये ग्राफ मिलेगा, एन आर तो कांस्टेंट होगा, ये पीवी और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पास होगा ओरिजिन से, ये टी है ही नहीं, यानी कि आप मान के चलो कि टी नहीं है तो टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और पीवी का आपके कॉपी में कई सारे ग्राफ क्या है, बनाया गया है, आप कॉपी खोल के देख लीजिए, सेम आपको ऑप्शन क्या है, मैच कर जाए। अब सब लोग बताएंगे यहां पर क्या क्या ले सकते हैं, चलो जल्दी बताओ, यहां पे देखो, यहां पे
अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन, अगर यहाँ पे पीवी और वी लूंगा तो नेचर ऑफ पाथ क्या होगा, क्या होगा बोलो, कांस्टेंट होगा पक्का। यहाँ पीवी और 1/v लूंगा तब भी बोलो क्या होगा, कांस्टेंट, बोलो यार तब भी क्या होगा, कांस्टेंट। तीसरा, अगर यहाँ, अरे यार पीवी लूंगा 1 पी लूंगा तब भी क्या होगा, कांस्टेंट, ये तुम्हारी कॉपी में है। चौथा ग्राफ, पीवी और 1/p तब भी क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। टेम्परेचर अगर दिया होता तो ग्राफ कहां से जाता, ओरिजिन से जाता। पीवी का पी और भी, इसमें से कोई एक ही ग्राफ होगा, चेक कर लो, इसमें से कोई एक ही ग्राफ होगा और वही क्या होगा, सही होगा। कोई ऑप्शन है? तो मैंने चारों, ये चारों आंसर सही हो सकते होंगे। आपके कॉपी में सेम चीज लिखवाया गया है, देख लेना। इसमें से कौन सा सही होगा, बी। 33 का आंसर क्या होगा, बी। तो पीवी और रेस्पेक्टिव पी और वी के 4 ग्राफ तुम्हारी कॉपी में भी है। हाँ, मैंने इन दोनों को इकट्ठे कर दिया है। वी देखो, v और 1/v को मैंने इकट्ठे कर दिया है तो 2 से 1 हो गया। p और 1/p को इकट्ठे कर दिया तो 2 से 1 हो गया। अलग अलग करना चाहो तो ये ग्राफ है, कौन सा मैच कर गया बोलो, कौन सा, सेकंड वाला। 33 का आंसर बोलो क्या होगा, बी। टेम्परेचर का होगा तो कहां से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन कहां से, ओरिजिन से। टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर आओ 32। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जल्दी बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपसे कहा जा रहा है, आइए, द काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल, पर ग्राम मोल का मतलब मोल ही होता है, ग्राम मोल का मतलब मोल होता है, फॉर ए डायटोमिक गैस एट रूम टेम्परेचर। सब लोग मुझे पहले ये बताओगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है। हाफ कौन बोल, अच्छा वो स्टार्टिंग से बोल रहे हो, चलो ठीक है। हाफ m इंटू बोलो क्या हो गया, अरे फाइनल नहीं याद है क्या, तो यहां से हाफ कैपिटल M √3RT का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, √3RT/m। तो इसको फाइनली आपको याद होना चाहिए 3/2RT। ये कितने के लिए है, कितने के लिए है बोलो, 1 मोल के लिए। कितने के लिए बोलो, 1 मोल के लिए, ठीक। यहां से ध्यान देना। और ये बताओ यहाँ पे ये कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक है कि डाया एटॉमिक, डाया एटॉमिक। तो लिखो सिंस गैस इज बोलो क्या, डाया एटॉमिक। गैस बेटा बोलो क्या है, डाया एटॉमिक है। तो यहां से आंसर बोलो क्या हो जाएगा, 5/2 बोलो क्या होगा, RT। तो 32 का आंसर बोलो क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो यहां से डायटोमिक का बोलो क्या होगा, 5/2 क्या हो गया, RT हो गया, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कर लोगे। टेम्परेचर किस में लेते हैं, केल्विन में, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से कौन संबंध होता है बोलो, सीधा संबंध होता है क्या। तो यहां से K1/K2, ध्यान से ऊपर बेटा 27 में 273 जोड़ दो और नीचे 927 में 273 जोड़ दो, केल्विन में लेंगे तो ऊपर ये बोलो कितना हो जाएगा, यहां से बेटा कितना 300 क्या, ठीक है, नीचे बोलो 1200। तो यहां से इसको सॉल्व कर दो। फाइनली रेशियो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 300/1200, तो 1 क्या होगा 4, पूछ क्या रहा है, हाँ जी। तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो K1/K2, या तुम्हें देखो अगर दिक्कत हो रही है, गांधी बाबा के चेले हो, तो K1/K2 इक्वल टू बेटा 1/4। यार यहाँ देखो K2 की, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, K1 पूछ रहा है कि K2 पूछ रहा है, K2 पूछा, तो K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × K1। तो यहां से क्या लिखोगे, 4 टाइम, जैसे तुम्हारा मन हो लिख लो।
4 टाइम्स हो जाएगा, दिस विल बी 4 टाइम्स। कुछ नहीं करना है, सब लोग कर लेंगे। 31 का आंसर बोलो क्या है, डी। केल्विन में कल के कर लेना। 27 प्लस 273 बेटा 300, 927 ये 1200, 1/4 हो गया। यहां से K2 की वैल्यू क्या हो गया 4K1, तो क्या हो गया 4 टाइम्स। अब हम बात करेंगे 30 हो गया है क्या, 30 हुआ है कि नहीं, बोलो हाँ या ना यार। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं हुआ है, आ जाओ। 30 देखो, a vessel A is filled with hydrogen while vessel B whose volume is, सुनो, whose volume is twice that of A is filled with the same gas, same mass of oxygen at the same temperature। ध्यान से, the ratio of mean kinetic energy of hydrogen and oxygen। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी में मॉलिक्यूलर मास होता है क्या, अरे काइनेटिक होता है क्या, कैपिटल एम होता है कि नहीं होता है, नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी में कैपिटल एम समझे, मॉलिक्यूलर मास। काइनेटिक एनर्जी में मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम का कोई मतलब नहीं होता है, नहीं होता है। तो यहां से ये बताओ, अरे तुमको बोला नहीं था, नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो सेम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन हो, है ना, हाइड्रोजन हो, सबकी मीन काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होगी, सेम होगी। तो यहां से टेम्परेचर बोलो क्या है, सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम। फॉर किसके लिए, H2N बोलो O2। तो आंसर बोलो क्या होगा 1:1। तो यहां से K1 अपान K2 क्या होगा 1/1 बोले तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो 30 का आंसर बोलो डी। VRMS की कहानी अलग है। VRMS में मॉलिक्यूलर मास लेंगे, काइनेटिक एनर्जी में मैंने थ्योरी में भी लिखवाया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। तो ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फॉर दिस एंड दिस, तो रेशियो क्या होगा 1:1। 30 का आंसर बोलो क्या हो गया, डी हो गया। जरा क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से पढ़ना। 29 तुम लोग एग्जाम में गलती करोगे। 29 जल्दी करो यार, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करना है और पढ़ा भी देना है कुछ। चलिए हो जाएगा। 29 देखो क्या कर रहा है, एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस हैविंग वॉल्यूम V एंड प्रेशर P इज 3/2। ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी ये दिया हुआ है 3/2 PV किसका, मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस का काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होता है, तो पीवी हट के क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा, बात खत्म, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, 3/2 PV दिया हुआ है। द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ डायट। रुक जाओ, काइनेटिक एनर्जी यहां से, हाँ जी, अब यहां पे एक आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। डायाटॉमिक गैस चेक करो, मोनोएटॉमिक है कि डायाटॉमिक है, डायाटॉमिक गैस। बट ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक। अच्छा ये बताओ, ट्रांसलेशनल एनर्जी, जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो रोटेशनल फ्रीडम है, ये काइनेटिक एनर्जी का ही तो पार्ट है, बोलो यार। तो यानी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल वाला भी आएगा, रोटेशनल वाला भी आएगा। मोनोएटॉमिक गैस का यहां पे काइनेटिक एनर्जी आपने क्या लिखा 3/2 इंटू क्या लिखा PV, और ये 3 बोलो क्या होता है, मोनोएटॉमिक गैस का 3 क्या होता है, ट्रांसलेशनल होता है। ट्रांसलेशनल कितना होता है 3 होता है, और रोटेशनल क्या होता है 0।
तो मोनो एटॉमिक गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी ये होगी। ट्रांसलेशनल पूछे तब भी यही होगा, ट्रांसलेशनल पूछे तब भी यही होगा, और टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछे तब भी होगा। लेकिन डाया एटॉमिक में अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो डाया एटॉमिक में 3 नहीं होगा, बोलो क्या होगा, 5 होगा। लेकिन ये बताओ डाया एटॉमिक का भी केवल क्या पूछा है, कोई बताएगा? डाया एटॉमिक का भी केवल क्या पूछा है, ट्रांसलेशनल ही पूछा है, यानी रोटेशनल वाला आपको नहीं लिखना है। इसका भी आंसर बोलो क्या होगा, 3/2 पीवी होगा। देखो अगर डाया एटॉमिक का टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछता तो 5 हो जाता, 5/2। लेकिन डाया एटॉमिक का ट्रांसलेशनल पूछा तो डाया का 3 ट्रांसलेशनल, 2 क्या होता है, रोटेशनल, तो 3 से ये 3 आया। अब कहोगे काइनेटिक एनर्जी का अगर ट्रांसलेशनल 9 पूछ के टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो भैया मोनो एटॉमिक के पास ट्रांसलेशनल ही क्या होता है, टोटल होता है, उसके पास रोटेशनल नहीं होता। इसलिए इसका भी आंसर बोलो क्या होगा, 3/2 क्या होगा, पीवी होगा। आंसर क्या होगा, 5/2 पीवी नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ अगर डाया एटॉमिक गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछता तो 5/2, ट्रांसलेशनल को जरा, ट्रांसलेशनल पूछा है तो 3 होगा। बिकॉज लिखो, बिकॉज डाया एटॉमिक बिकॉज लिखेंगे तो यहीं, बिकॉज डाया एटॉमिक का ट्रांसलेशनल, अरे लिख लो यार, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तुम लिख रहे हो ना, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा, 3 होता है। इसको लिख लो कि रटना नहीं पड़ेगा। तो 5/2 नहीं बोलेंगे, मोनो एटॉमिक गैस का ट्रांसलेशनल आर टोटल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से एक ही बात, मोनो एटॉमिक गैस का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहो चाहे टोटल कहो, बोलो कौन सी बात, एक ही बात। ये दोनों बातें क्या है, एक ही है, क्योंकि उसके पास रोटेशनल होता ही नहीं है। लेकिन डाया एटॉमिक का टोटल काइनेटिक पूछेंगे तो 5 हो जाएगा। यहां पे डाया का क्या पूछा, ट्रांसलेशनल, तो इसका भी कितना होता है, 3, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम। 29 का आंसर क्या होगा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 29 का आंसर भी सब ढंग से लिख लो। ये तुम ही लोग हो 1 महीने बाद कहते हो कि सर ये कहां से आ गया। यार जब एक एक चीज स्टेप आपको लिखा जा रहा है। बर्थडे है भाई, सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलिए। नहीं, अच्छे से हैप्पी बर्थडे। अरे रुको यार, हाँ नाम लेके, वेरी गुड। ठीक, अब सबको पार्टी भी तो चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। तो यहां से बेटा 29 का आंसर बोलो क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 आइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा, 28 कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम and 1 mole of hydrogen is increased from 0 degree centigrade to 100 centigrade at constant pressure. The amount of heat delivered, सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग सीपी मिक्सचर निकालेंगे बेटा। उसके बाद देखो, सबसे पहले सीपी मिक्सचर निकालो। सीपी मिक्सचर निकालने के बाद डेल्टा क्यूपी लिखेंगे। एनसीपी मिक्सचर
इंटू बोलो क्या डेल्टा टी। ये हमें दो काम करना, पहले काम ये करना है फिर ये करना। आइए, क्या सबको सीपी मिक्सचर का फॉर्मूला याद है? एक काम करो, सीपी मिक्सचर का, है ना, सीपी मिक्सचर का डिग्री या फ्रीडम में लिखते हैं फॉर्मूला। तो यहां से सब लोग बोलेंगे सीपी मिक्सचर हो गया N1 CP1 प्लस बोलो N2 CP2 अपान N1 प्लस N2। डिग्री या फ्रीडम वाला फॉर्मूला किसको किसको याद है, जल्दी बताओ। CP1 अगर आपको याद हो तो F/2 प्लस 1 याद आ रहा है, ये क्या था R। इसका भी बोलो क्या होगा F/2 प्लस 1 इंटू R। वेरी गुड, बस रख दो नीचे N1 प्लस क्या होगा N2 होगा। आइए जरा, तो जरा वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। यहां से एक बार और लिख लेते हैं। सीवी मिक्सचर का बेटा मैंने आपको कराया था, ठीक है, सीपी मिक्सचर का नहीं था, ये सीपी मिक्सचर का भी न्यूमेरिकल मिल गया। ना कराते तब भी आप कर लेते। फिलहाल यहाँ पे सीपी मिक्सचर का जरा सब लोग बताओ, ओपन करो जरा। N1 देखना ध्यान से, N1 F/2 प्लस 1 क्या है R प्लस N2 F/2 प्लस 1 इंटू R। नीचे क्या हो गया N1 प्लस N2। एक काम करो, फर्स्ट वाला बेटा क्या ले लो, फर्स्ट वाला ले लो क्या है हीलियम। हाँ देखो, फर्स्ट के केस में बेटा हीलियम है, कोई बताएगा? यहाँ पे जरा आ जाओ, हीलियम का कितना होता है, हीलियम मोनो एटॉमिक है ना, F की वैल्यू कितना होगा 3 होगा। यहाँ पे दूसरे को हम लोग क्या मानते हैं बोलो, क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा बोलो क्या है डाया एटॉमिक, F की वैल्यू कितना होगा 5। इतना अब इस स्टेज में ये सब आपको आना चाहिए। हाँ, वहां F/2 इंटू R था या F/2 प्लस 1 इंटू R CV वाले में था, ठीक। अब यार हीलियम मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक का बोलो क्या होगा 3 होगा। अगर किसी को डाउट हो तो लिख दो मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3 होता है। ये बेटा आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है डाया एटॉमिक, तो डाया एटॉमिक का जो फ्रीडम होता है डाया एटॉमिक का कितना होता है बोलो 5 होता है। जरा मोल्स की बात कर ले, 1 मोल हीलियम है, N1 की वैल्यू 1 कर दीजिए और 1 मोल, दोनों का मोल सेम है, 1 मोल 1 मोल, यहां भी 1 मोल 1 मोल। अब हम लोग न्यूमेरिकल डाटा पुट करेंगे, तो यहां पे सीपी मिक्सचर की वैल्यू जरा ध्यान से इसको हटा दो, इसे हटा दो। देखो अगर किसी को गामा में इंटरेस्ट है तो गामा से भी निकल जाएगा, तुम्हारी मर्जी, ये थोड़ा आसान लगता है। 1 इंटू देखो यहाँ पे 3/2 प्लस 1, यहां से फिर R हो गया ना यहां से, तो F की वैल्यू पुट किया, देखो ध्यान से सब लोग, यहां से F की 1 मोल F की वैल्यू 3/2 प्लस 1 R हो गया, यहां से 1 हो गया, F की वैल्यू 5/2 प्लस 1 इंटू क्या है R है, नीचे 1 प्लस बोलो क्या है 1 है, नीचे 1 प्लस 1 है। सुनो बेटा, तो यहां से इसको जब सॉल्व करोगे सब लोग, ऊपर बोलो कितना हो गया, देखो ये 5/3 हो गया, 5/3 R प्लस ये बोलो कितना होगा 7/2 R। हाँ 5/2, ठीक है, 5/2 R, दिस इज 5/2 R, ये 2 का 2 7/2 R, और नीचे क्या हो गया बोलो 2 हो गया, ठीक। तो यहां से जरा ऊपर ऐड करो, बेस से में 7/5 क्या हो गया 12/2 R, नीचे बोलो ये देखो 6 R, तो 6R/2, यहां से बोलो क्या आएगा 3R। ध्यान से, सीपी मिक्सचर की बेटा वैल्यू आई 3R, चेक करिए, इतने से काम नहीं होगा। अब कह रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट, बस लगा दो डेल्टा QP इक्वल टू NCP डेल्टा थीटा। सीपी मिक्सचर की वैल्यू 3R, ठीक है, और सुनो R की वैल्यू कैलोरी में यूज कर लेना 2 कैलोरी।
तो यहां से फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट आया, जरा देखिए, ये देखो, हमें डेल्टा क्यूपी चाहिए, एनसीपी मिक्सचर डेल्टा टी। चलो बताओ कितने मोल हो गए, मोल कितने होंगे, 1 + 1 कितने, 2 मोल। मिक्सचर का टोटल मोल क्या हो गया, 1 + 1 2 मोल। सीपी मिक्सचर की वैल्यू क्या है, 3R। टेम्परेचर बोलो कहां से कहां जा रहा है, 0 से कहां जा रहा है बेटा, 0 से 100। यहां से 100 माइनस क्या होगा, 0। ये हो गया 2 हो गया, 3R हो गया, 100 हो गया, कितना हुआ जी, 600R। R की वैल्यू 2 होती है क्या, कैलोरी में देखो, R की वैल्यू 2 कैलोरी। यहां से हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 1200 कैलोरी आंसर हो गया। तो 28 का आंसर क्या हो गया। तो सीवी मिक्सचर वाला ऐसे कर लेना, सीपी मिक्सचर वाला। तुम्हारे पास देखो यहाँ 2 ऑप्शन है, अगर किसी को गामा ज्यादा पसंद है तो गामा यूज कर लो, एटॉमिसिटी आपको आती है। फ्रीडम पसंद है तो फ्रीडम से कर लो, ठीक है। तो यहां से जल्दी करिए, जल्दी नोट करो बेटा, 28 का सेकंड। तो पहले सीपी मिक्सचर निकालेंगे, फिर एनसीपी डेल्टा टी से हीट निकालेंगे। हो गया सबका, देखो फिर से कुछ नहीं करना है। यहां पे सीपी मिक्सचर का फॉर्मूला सबको आता है, सीवी में F/2 इंटू आर था, यहाँ पे F/2 + 1 इंटू आर यहां रख दिया। ध्यान से, दोनों का मोल 1 है। यहाँ पे हीलियम का फ्रीडम कितना होगा, 3, क्योंकि मोनोएटॉमिक है। हाइड्रोजन का कितना होगा, 5, क्योंकि डाया है। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 1 हो गया। फ्रीडम हीलियम का कितना हो गया, 3/3 हो गया, यहां से रखा। यहाँ फ्रीडम कितना हो गया, 5 रखा। यहां से इसको सॉल्व किया, 5/2R, यहाँ सॉल्व किया 7/2R। नीचे N1 + 1 मोल कितना हो गया, 2 मोल। यहां से 12 हुआ, 12/2 6। यहां से देखो सीपी मिक्सचर की वैल्यू 3R आ गई। अब फाइनली कितना डेल्टा क्यूपी है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, किसका, मिक्सचर का। ये मिक्सचर में कितनी हीट बेटा आपको क्या है, देनी पड़ेगी। यहां से एनसीपी डेल्टा टी, तो यहां से एन की वैल्यू 1 मोल हीलियम का, 1 मोल हाइड्रोजन का, 1 + 1 2 मोल। सीपी मिक्सचर की वैल्यू 3R, टेम्परेचर 0 से 100, तो यहां से R की वैल्यू 2 कैलोरी। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, बोलो 1200 कैलोरी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 27, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, जल्दी नोट करो। अच्छा, आंसर 70 से कम की ज्यादा, भाई वेरी गुड। कांस्टेंट प्रेशर पे 70 कैलोरी दे रहे हो, तो उसी गैस का उतना ही टेम्परेचर चेंज में प्रेशर वॉल्यूम वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। 70 से कम कितने आंसर, मार दो तुक्का, हाँ मारो। 50 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतना तो है यार कि इमरजेंसी में काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नो डाउट 70 से बेटा कम होगा। 27 पढ़ते हैं ढंग से। 70 कैलोरी ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, अंडरलाइन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। The amount of heat required to raise the temperature of the underlying same gas, underlying same gas through the same range, underline वही गैस है और उतना ही टेम्परेचर में चेंज है, 30 से 35, अंडरलाइन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको सीवी कांस्टेंट प्रेशर पे 70 कैलोरी दिया है, अगर उस गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए तो उतना ही 30 से 35 ले जाने में कितना हीट देना पड़ेगा।
ऑब्वियस सी बात है 70 से क्या होगा कम। उसको सॉल्व करते हैं कितना होगा, और आर की वैल्यू 2 कैलोरी, अच्छी बात है, और ऑप्शन भी क्या है कैलोरी, सब कुछ आपके फेवर में है। देखिए तो यहां से आइए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 27 यहां से ये बताओ सबसे पहले क्या, देखो डेल्टा क्यूपी लिखा जा सर, डेल्टा क्यूपी होता है एनसीपी डेल्टा टी। ये भैया 70 कैलोरी है, कितना मोल है 2 मोल। सीपी नहीं दिया, एन की वैल्यू 2 हो गया, सीपी को छाप दीजिए, टेम्परेचर में 30 से 35, तो 35 माइनस क्या हो गया 30, तो 70 इक्वल टू 2 इंटू सीपी इंटू क्या हो गया 5, तो सीपी इक्वल टू बोलो बेटा यहां से कितना हो गया 7 हो गया क्या, तो 70 इक्वल टू 10 सीपी, सीपी की वैल्यू 70/10। लो भैया ये बताओ ये 7 किस में आया, कैलोरी, अरे किस में आएगा कैलोरी में आएगा, 70 कैलोरी है ना, तो यहां से 7 कैलोरी ऑब्लिक डैश डैश, ठीक है यूनिट कोई मतलब नहीं, कैलोरी में आया, यानी सीपी की सीपी की वैल्यू आ गया कैलोरी में। यार ये बताओ तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें निकालना क्या है डेल्टा क्यू वी चाहिए मुझे, एन सी वी डेल्टा टी, मुझे सीवी चाहिए, तो सीपी से सीवी आ जाएगा है ना। तो यहां से जल्दी से करो, इसको मिटाएं, सब लोग लिख लिए हो, वेरी गुड। आइए तो यहां से अगला सेगमेंट देखा जाए, मेयर साहब को याद करिए, तो मेयर साहब को याद करेंगे तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो यहां से सीपी माइनस आर इक्वल टू क्या हो गया सीवी, तो ठीक है सीवी इक्वल टू सीपी माइनस आर, तो सीपी की जो वैल्यू बोलो कितनी है 7R है, तो यहां से 7R माइनस आर, तो सीवी की वैल्यू कितनी आ गई 6, बाद में रख लेंगे आर की वैल्यू, हो गया। अब डेल्टा क्यू वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, सब लोग जरा निकालिए यहां पे, तो डेल्टा क्यूवी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स तो यार वही रहेगा, कितना मोल से बोलो 2 मोल्स, सीवी की वैल्यू कितना आ गई 6, टेम्परेचर में चेंज तो वही रहेगा 30 से 35, यानी 35 माइनस 30, तो ये 12R हो गया गुणे 5, 60R, 60R, ठीक है R हो गया। R की वैल्यू कितना, कोई गड़बड़ हुआ है क्या, रुक जाओ, सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो ये सीपी माइनस आर हो गया, सीपी की वैल्यू ये, अच्छा आर नहीं है, चलिए ठीक है कोई बात, तो आर नहीं है तो एक काम करो आर की वैल्यू रख लेते हैं 2 कैलोरी, हाँ ठीक है, तो यहां से सीबी इक्वल टू सीपी की वैल्यू 7 कैलोरी, आर की वैल्यू बेटा 2 कैलोरी, ये दोनों जब कैलोरी में है तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीवी की वैल्यू बोलो क्या यार 5 कैलोरी सम होगा, अब बार बार यूनिट थोड़ी लिखेंगे, तो सर हम लोग कैलोरी में, सीपी हमारी कैलोरी में आई 7R नहीं 7 है ना, 7 है, तो ठीक है आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी, तो आर की वैल्यू 2 कैलोरी, तो सीवी की वैल्यू क्या आ गई 5 कैलोरी। अब फार्मूला में इसको पुट करिए, सर डेल्टा क्यूवी इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, मोल कितना है 2 है, एन सीवी की वैल्यू 5 है, 30 से 35, तो 35 माइनस क्या हो गया 30, तो यहां से 2 इंटू 5 इंटू 5, आंसर क्या होगा 50 क्या बेटा कैलोरी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई होगा वो 50 कैलोरी होगा, बाकी 70 से क्या होगा कम होगा, 27 का आंसर क्या होगा
आ गया समझ में? कुछ नहीं करना है, सिंपली कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना हीट दिया जा रहा है, दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे 70 कैलोरी दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ सीपी होगा डेल्टा टी 30 से 35। यहां से खटाक से सीपी की वैल्यू क्या आ गई बोलो? सीपी की वैल्यू 7R नहीं है, 7 कैलोरी है। तो सीपी की वैल्यू 7 कैलोरी आ गई, सीपी से सीवी निकाल लो, तो सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो आर को इधर लाओ, सीवी इधर लाओ, तो यहां से ये सीवी का फार्मूला हो गया सीपी माइनस आर। सीपी की वैल्यू बेटा 7 कैलोरी है, आर की वैल्यू 2 कैलोरी आपको आती है, तो यहां से सीवी की वैल्यू 5 कैलोरी अपॉन डैश 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 यूनिट हो गया। बस कब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एन सीवी डेल्टा टी, एन की वैल्यू बोलो कितनी है? 2 है, वही गैस है। सीवी की वैल्यू क्या लो? 5 लो, डेल्टा टी वही 5 है, तो आंसर क्या आएगा? 50 कैलोरी क्या आएगा आंसर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 26 देखो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन पे ई है, at the underline at the same temperature, at the same temperature average kinetic energy of oxygen molecule क्या होगा? सेम होगा, टेम्परेचर सेम है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करता, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां से सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है ना, तो यहां पे बोथ है, टेम्परेचर दोनों का क्या है? सेम, बोथ हैज सेम टेम्परेचर, बोथ हैज सेम टेम्परेचर, हेंस सेम वैल्यू ऑफ बोलो बेटा क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी यहां से, तो 26 का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक, 25 छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, O2 गैस इज फिल्ड इन ए वेसल, इफ प्रेशर इज डबल, टेम्परेचर बिकम 4 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट्स डेंसिटी। कोई डेंसिटी का फॉर्मूला है तुम्हारे पास? अरे यार पीवी इक्वल टू एनआरटी से डेंसिटी नहीं बन जाएगा क्या? डेंसिटी का फॉर्मूला है तुम्हारे पास। पहली बात तो देखो क्या क्या चाहिए तुम्हें, चाहिए प्रेशर भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, और बोलो क्या? डेंसिटी चाहिए। आओ जरा लिखते हैं, एकदम बेसिक, कल ही बताया था डेंसिटी वाला, किसी को याद है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन बोलो क्या होता है? स्मॉल एम अपन कैपिटल एफ होता है क्या? यहां से आरटी कल ही बताया था, मास अपान वॉल्यूम डेंसिटी। नहीं याद है, कोई बात नहीं, बना लो। तो यहां से ध्यान से सुनो, स्मॉल एम बाई वी हो गया 1 बाई कैपिटल एम आर टी, वॉल्यूम गया नीचे, वेट इन ग्राम अपान वॉल्यूम बोलो क्या होता है? डेंसिटी होता है। डेंसिटी की फार्मूले में एंट्री हो गई, तो P इक्वल टू रो बाई एम आर टी। फार्मूला नहीं याद है तभी मजे मजे, याद है तो मजे मजे, नहीं याद है तब भी मजे मजे। अब जो कांस्टेंट हटाओ, क्या गैस का नेचर चेंज हो रहा है क्या? बोलो यार, गैस का नेचर, मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा? सेम। तो कैपिटल एम और आर को हटा दो भाई, गैस वही है तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है, सेम या कांस्टेंट। आर, आर जन्म से बोलो क्या है? कांस्टेंट है। नहीं सुनो यहां से, P इक्वल टू क्या हो गया? रोटी। अरे यार कल आया था क्या रोटी? कल भी रोटी आया था। P इक्वल टू रोटी, चलो 1 1 1 1, इक्वेशन बोलो क्या बनेगा? कोई बताएगा? अरे रेशियो बताओ, P1 अपान क्या होगा? P2। अरे भाई सीधा सीधा रो 1 अपान रो 2, T1 अपान T, डायरेक्टली है ना, तो 1 बाई 1 1 बाई 1
डरा मत करो, सीधा सीधा 1 by 1 1 by 1 1 by 1 वैल्यू पुट करो, यहीं पे शुरू हो जाओ, ड्रामा स्टार्ट करिए। हाँ प्रेस देखो, प्रेशर डबल, इधर देखो, प्रेशर डबल का मतलब ये P होगा तो ये कितना हो गया, अरे बोलो यार 2P हो गया। प्रेशर डबल का मतलब एक P1 P तो बेटा P2 बोलो क्या हो गया, 2P हो गया। क्या मुझे कोई टेम्परेचर के बारे में बताएगा, यस, ये बोलो क्या है T, तो ये क्या हो गया 4T, बस काम खत्म खत्म। तो यहां से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो यहां से ρ1 अपान ρ2, ρ1 अपान ρ2, ऊपर बोलो बेटा T अपान बोलो क्या हो गया 4T। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, देखना ज्यादा भाई साहब, ये 4 गया ऊपर, तो 4/2 इक्वल टू ρ1 अपान ρ2, ये 2 हुआ बेटा, देख लेना 1/2 है कि 2/1। अच्छा कितना गुना हो जाएगा, ठीक 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 ठीक, इधर देखो इधर देखो, यानी 2 इक्वल टू ρ1 अपान ρ2, तो ρ2 इक्वल टू क्या होगा ρ1, हाफ हो गया, हाफ हो गया 1/2। कौन सा होगा बोलो बेटा, कौन सा, डी 24 का आंसर, यस 24 का आंसर बोलो क्या, जल्दी करो। तो डेंसिटी वाला फार्मूला अगर नहीं याद है तो एग्जाम में बना लीजिएगा, आपको कई बार हो चुका है आपके सामने से। मास अपान माइक्रो मास मोल होता है, यहां से ये वॉल्यूम बेटा नीचे जाएगा, तो वेट इन ग्राम अपान वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे नीचे माइक्रो मास रहेगा इंटू RT, ये डेंसिटी अपान कैपिटल M इंटू RT, और O2 है तो M क्या होगा सेम, R क्या होगा सेम, यानी P इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान से ये नियमतः P क्या होगा प्रोपोर्शनल, ठीक है चलेगा, P प्रोपोर्शनल टू P, ध्यान से P प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या हो गया रोटी। अच्छा एक चीज बताओगे, पूछ दें, बताओ बिजली कैसे पैदा होती है। एक हमारे प्रदेश के सिंचाई मंत्री थे, नाम नहीं लूंगा, हाँ, तो वो एक एरिया में गए थे, तो किसानों से वादा पता क्या कर रहे थे कि अपने एरिया का जो पानी है उससे बिजली पैदा नहीं होगी, क्योंकि जब बिजली पैदा होती है तो पानी से पोषक तत्व तो क्या करती है, खींच लेती है। तो आपके खेतों में जब वो पानी जाएगा तो उसमें पोषक तत्व तो क्या होगा कम, तो पैदावार क्या होगी कम। इसमें बताओ क्या गलत क्या है, सही तो है, हाँ जी क्या गलत है इसमें। अरे बिजली पानी से कैसे पैदा होती है यार, देखो एक बात बताएं, आपको जान के ताजुब होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से। अरे बिजली पैदा होती है चुंबक से, मैग्नेट से बिजली पैदा होती है, यस। अगर मैग्नेट को हटा दिया जाए तो 1 सेकंड में पूरा बिजली प्रोडक्शन क्या हो जाएगा। देखो होता क्या है यार, देखो आपको ये देखो बड़े बड़े ऐसे मैग्नेट होते हैं, अगर आप कभी जनरेटर को देख, जनरेटर कितने लोग जनरेटर देखे हैं, अरे यार जो बिजली पैदा करता है देखे हो ना, तो जनरेटर के बगल में डायनेमो होता है, उसी डायनेमो में देखो होता क्या है यार, उस डायनेमो को घुमाना है, ध्यान से, जनरेटर के बगल में जो लंबा सा ऐसे होता है मेन वही है, अब उसको घुमाना है, डीजल डाल के घुमा लो, हाथ से घुमा लो बिजली पैदा होगी, हाथ से घुमा लो, चाहे एयर ब्लेड पे हवा से ब्लेड घुमा के घुमा लो, चाहे ब्लेड पे पानी डाल को उसको घुमा लो, चाहे कोयला से पानी गर्म करके स्टीम बनाओ, स्टीम डालो ब्लेड पे, टरबाइन, ये मैग्नेट ये क्या करेगा घूमेगा, समझ रहे हो। यानी कहने का मतलब क्या है, फाइनली दो मैग्नेट के बीच में देखो कॉइल होता है, ध्यान से, दो मैग्नेट के बीच में कॉइल होता है,
और इस क्वाइल को रोटेट करना है। इसी को रोटेट करने के लिए ऐसे ब्लेड होती हैं। अब इस ब्लेड को रोटेट करने के लिए इस पर हवा चलाओ, हवा से भी घूमेगा, ये घूमेगा तो ये घूमेगा। इस पे पानी गिराओ, पानी से घूमेगा तो ये घूमेगा। इस पे कोयला से पानी गर्म करो, उससे स्टीम बनाओ, स्टीम से इसको घुमाओ तो ये क्या करेगा, बिजली क्या होगी, पैदा होगी। बात समझ रहे हो? यानी अल्टीमेट पर्पज क्या है, इसको रोटेट करना। अगर किसी फंक्शन में आप गए हैं और डीजल पेट्रोल खत्म हो गया जनरेटर का, तो कुछ मत करो, हाथ से हैंडल उसमें लगा दो और इसको क्या करो, रोटेट करो। हल्का फुल्का बिजली आप क्या कर सकते हैं, पैदा। या उसको साइकिल के स्टैंड में जोड़ करके चलाते रहो, एकदम बढ़िया बिजली आएगी। तो आने वाले समय में एक काम होगा, लोग भाड़े पे जाएंगे, 2 घंटा चलाओ और पैसा पाओ, बिजली पैदा करो। सही बता रहा। यानी कि आप जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शांत हो जाओ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे, फाइनली तुम्हें पता है क्या सीखने को मिलेगा, कि अगर मैग्नेट हटा दिया जाए तो विद इन नैनो सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हम लोग कहां पे पहुंचे बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। तो इधर देखो कुछ नहीं करना, ध्यान से 24 देखो बेटा, पीबी इक्वल टू एनआरटी हो गया, यहां से डेंसिटी वाला हो गया। फाइनली ये आपको इक्वेशन मिला 1/2 1/2 1/2, प्रेशर P से 2P हो गया, टेम्परेचर T से 40 हो गया, डेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, इसको सॉल्व करोगे, डेंसिटी का रेशियो आएगा 1/2 ρ1, यानी इनिशियल डेंसिटी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर और 23, जल्दी 23 पढ़ेंगे हम लोग। Two thermally insulated vessel 1 and 2 are filled with air at temperature T1, T2, volume V1, V2 and pressure P1, P2 respectively. If the valve joining the two vessel is open, ध्यान से, the temperature inside the vessel at equilibrium will be, सुनो क्वेश्चन को जरा समझिए बेटा। क्वेश्चन जो आपका है ये है, अलग अलग थोड़ा सा क्वेश्चन ये केमिस्ट्री में जा रहा है, अलग अलग 2 वेसल हैं। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एक मान लो वेसल ए है, ध्यान से, एक वेसल ए है और दूसरा वेसल यहां पे है। इन दोनों में अलग अलग बोलो क्या है, गैसेज हैं। यहां पे अभी इसको क्लोज कर दो, ये देखो अभी इसको क्लोज कर दो, इसमें गैस है, इसमें गैस है, इसमें P1 है, V1 है, बोलो क्या है, T1 है, इसमें P2 है, बोलो V2 है, बोलो क्या है, T2 है। ध्यान से, तो दोनों सिलेंडर में अलग अलग क्या है, P प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का क्या है, गैस। अब ये स्टॉप कॉक, इसको बोलते हैं स्टॉप कॉक इज ओपन। यार ये बताओ, जब स्टॉप कॉक को ओपन किया जाएगा तो दोनों गैसेस क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगे। रुक जाओ जरा सा, तो यहां से जो डायग्राम हम बना रहे हैं जरा गौर फरमाइएगा, यहां से हट गया। अब ये सारी गैसेज आपस में, ये बेटा सारी गैसेज बोलो क्या हो गई, मिक्स हो गई। ध्यान से, अच्छा ये बताओ, क्या P1 लिखें कि P2 लिखें? अरे प्रेशर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका अपना P1 प्रेशर था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। इस गैस का P2 था, V2 था, T2 था। जब ये स्टॉप कॉक को ओपन करोगे तो सारी गैस आपस में मिलेंगी। अब न P1 होगा न P2 होगा, क्या होगा, P होगा। अब न T1 होगा न T2 होगा, बोलो क्या होगा, T डैश होगा। अब न V1 होगा न V2 होगा, क्या होगा, V डैश होगा। क्या बात है, क्या तुकबंदी है। अब देखो
नो डाउट जब इसको मिक्स किया जाएगा तो प्रेशर P1 P2 से चेंज होगा। क्या ये बताओ, क्या P डैश की वैल्यू P1 प्लस P2 कर सकता हूं? अरे P डैश की वैल्यू P1 प्लस P2 होगा क्या? ना। क्या यहां पे T डैश की वैल्यू T1 प्लस T2 होगा क्या? ना। ये सब तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए। क्या V डैश की वैल्यू V1 प्लस V2 होगा क्या? अरे बोलो यार, हाँ या ना। क्या दोनों का फाइनल प्रेशर दोनों के सम के बराबर होगा? ना। क्या टेम्परेचर होगा? ना। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? होगा। यार ये बताओ, ये 2 लीटर ये 3 लीटर, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? 5 लीटर। ये सही है, ये सही है। दूसरी चीज, अब ये बताओ, क्या चौथी बात, यहां से n डैश की जो वैल्यू होगी N1 प्लस N2, सही क्या? बिल्कुल सही। ये क्या है? टोटल मोल। फाइनल टोटल मोल बोलो क्या होगा? N1 प्लस क्या होगा? N2 होगा। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? V1 प्लस V2 होगा। लेकिन फाइनल प्रेशर P1 प्लस P2 नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। फाइनल टेम्परेचर T1 प्लस T2 नहीं होगा। सुनो, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल क्या रहेगा? रिमेन सेम। तो बेटा दोनों को मिलाने से, ये नॉन रिएक्टिंग गैस है, नॉन रिएक्टिंग गैस में नंबर ऑफ मोल्स वही रहेंगे। यहां से जो न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग होगी, सिंस ऑन मिक्सिंग, लिखिए सिंस ऑन मिक्सिंग, सिंस ऑन मिक्सिंग द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, since on mixing the total number of moles remain constant, मोल टोटल मोल वही होगा जो इंडिविजुअल मोल था। ध्यान से, डेट इज n डैश की वैल्यू क्या होगा? N1 प्लस N2। क्या मुझे कोई मोल का फॉर्मूला बताएगा? पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। एन इक्वल टू पीवी अपान बोलो क्या होगा? आरटी। आर कांस्टेंट है क्या? आर कांस्टेंट है। तो यहां से जल्दी जरा लोग करो, मिटाएंगे इसको। आर अगर देखो बेटा कांस्टेंट है तो एन इक्वल टू क्या हो गया? पीवी बाई क्या हो गया? टी हो गया। अब यहां से देखो, एन स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए। ये जल्दी नोट करो, मिटाने जा रहे हैं, इसको जल्दी नोट करो, स्पेस चाहिए मुझे। चलिए, ये हो गया सबका, जल्दी करो जल्दी। तो यहां से हम लोग टोटल मोल कंजर्व पे काम करेंगे। नोट हो गया? ये वाला हो गया होगा। चलिए, तो यहां से कुछ नहीं करना है, आ जाओ। तो यहां से एन डैश की वैल्यू होगा N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू बोलो क्या होगा? देखो P1 V1 है ना, यहां से R को हटा लेते हैं तो N इक्वल टू क्या हो गया? PV बाई T हो गया। N डैश इक्वल टू N1 प्लस N2। N1 की जो वैल्यू होगी यहां से पुट करो, N1 की वैल्यू क्या होगा बोलो? P1 V1 क्या होगा? T1। N2 की वैल्यू बताओ सब लोग, P2 V2 क्या होगा? T2 मोल्स। ये बताओ N डैश की वैल्यू कोई बताएगा? प्रेशर बेटा बोलो क्या होगा? चेंज होगा तो P डैश, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा? V1 प्लस V2। नीचे क्या होगा? T डैश। ध्यान से, तो प्रेशर चेंज होगा तो उसको मैंने P डैश बोल दिया, टेम्परेचर चेंज होगा उसको मैंने बोलो क्या बोल दिया?
टी डैश बोल दिया। क्या बोल दिया बोलो? टी डैश बोल दिया। अब देखो पूछ क्या रहा है, टेम्परेचर इनसाइड द वेसल एट, बोलो क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर आपको क्या बताना है बोलो बेटा? टेम्परेचर बताना है। आ जाओ इधर देखो जरा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा यहां पे एलसीएम निकाल लो इसका। एक्चुअली देखो मुझे टी डैश, इसका एलसीएम निकालो कितना होगा? इसका एलसीएम बोलो क्या हो जाएगा? T1 T2, थोड़ा सा लंबा जाएगा। एलसीएम निकालिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे ध्यान से, T1 का T1 गया तो क्या बचेगा? T2, तो P1 V1 T2, T2 का T2 गया तो क्या बचा? T1, P2 V2 बोलो क्या आया? T1। ध्यान से अब सुनो यहां पे, ठीक है। तो यहां से P डैश V1 प्लस V2 अपान बोलो क्या है? T डैश। इसको छाप दो पूरा, P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 अपान T1 T2। यहां से सब लोग T डैश निकालो, चलो यहां से सब लोग T डैश निकालो। आंसर इज यस, आंसर इज थर्ड। जल्दी करो सब लोग, टी डैश निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो नीचे आएगा। आया किसी का? चलिए थोड़ा सा स्पेस लेगा लेकिन टफ नहीं है। टोटल मोल्स को बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। आ जाओ एक काम करते हैं, देखो जरा पलट दो इसको, पलटी मारो, पलटी मारो। तो टी डैश बेटा देखो ऊपर गया, और पी डैश V1 प्लस V2 बोलो क्या गया? नीचे। पलटी मार दो, ऊपर गया T1 T2 और नीचे आया P1 V1 T2 प्लस बोलो P2 V2 बोलो क्या आया? T1 आया। इसको हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, है ना। जरा यहां हिंट मार दो, इक्वेशन को पलट देंगे। इक्वेशन को बोलो क्या करेंगे? पलट देंगे, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन को पलट देंगे। अब यहां से बताओ टी डैश की वैल्यू, अटेंशन प्लीज। T1 हो गया, T2 हो गया, T1 T2 P डैश V1 प्लस V2, और यहां से ये नीचे आपका आंसर। यहां से नीचे ध्यान से, ये ऊपर गया तो ये P1 V1 T2 प्लस P2 V2 क्या है? T1। यहां से बोलो क्या आया? T डैश। लफड़ा यह है कि P डैश को हटाना पड़ेगा। देखो इतना हम पहुंच गए, P डैश यार नई चीज है, या तो P1 होगा या तो P2 होगा। तो यार ये बताओ P डैश को हटाने का कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है। तो यहां से आंसर के करीब तो पहुंच गए। देखो जरा फिर से देखो, इधर वापसी करिए, इधर देखो कुछ नहीं, हमने नंबर ऑफ मोल्स वही रहेगा, दोनों को जोड़ दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला PV अपान T, ये 1 वाला हो गया, ये 2 वाला हो गया। जब दोनों को स्टॉप का हटाओगे तो दोनों जब मिक्स होगा तो प्रेशर की वैल्यू P से क्या हो जाए? ना P1 होगा ना P2 होगा, क्या होगा? P डैश होगा। V1 वॉल्यूम तो ऐड होगा, V1 प्लस V2, तो P और प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा? चेंज। वॉल्यूम दोनों का सिंपली सम कर देंगे। तो यहां से हमने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया, T1 T2 का एलसीएम T1 T2, T1 से T गुना तो क्या मिला? T2, तो P1 V1 T2 हो गया। T2 से T2 का तो क्या मिला? T1, तो P2 V2 क्या मिला? T1। यहां से ये मिला, तो यहां से सिंपली इसको छाप दिया, ऐसे यहां उतरा, इसको छाप दिया।
अब मुझे टी डैश चाहिए, क्रॉस से बचने के लिए इक्वेशन को पलट दिया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे दोनों कर दिया, तो इक्वेशन पलट देंगे तो टी डैश ये नीचे आया यहां से। अब सब कुछ सही चल रहा है, लफड़ा ये है कि पी डैश हटाना पड़ेगा। ऑप्शन में मत देखिए, पी डैश जब न्यूमेरिकल में नहीं दिया है तो ऑप्शन में नहीं होगा। कोई उपाय बताओ पी डैश कैसे आएगा। एक काम करते हैं, यहां पे ये बताओ, यहां से P1 V1 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा N1 N1 N2 देख लो, P1 V1 यहां से बोलो क्या होगा, P1 V1 आप PV इक्वल टू NRT, तो यहां से क्या हो गया T1 प्लस यहां बोलो क्या हो जाएगा P2 V2, PV इक्वल टू NRT होता है ना, नंबर ऑफ मोल से कर लेते हैं यहां पे, तो P1 V1 T1 प्लस P2 V2 अपान T2, फिर तो यार वही बात हो जाएगी। P डैश बताओ कैसे हटाया जाए। P डैश एक काम करते हैं, P डैश हटाने के लिए PV से कर लेते हैं, ऐसे देखो। अच्छा ये बताओ P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू P, ध्यान से यहां से P V1 प्लस V2 कर सकते हैं क्या, चेक करो यार, ये बताओ ये कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। PV इक्वल टू बोलो क्या NRT, इस इक्वेशन से देखो यहां से P डैश आ गया, तो P डैश की वैल्यू P1 V1 प्लस P2 V2 अपान बोलो क्या आया V1 प्लस V2, और इसको वहां पे छाप दो, तो इसको यहां पे जब छापोगे तो आंसर बेटा आपका आ जाएगा। तो सुनो, टी डैश यहां से होगे थोड़ा सा लंबा जाएगा, यहां पे वैल्यू जरा पुट करो सब लोग, T1 T2 तो ठीक है, जरा P डैश की वैल्यू कितनी होगी बोलो, P1 V1 प्लस P2 V2, नीचे बोलो क्या आया V1 प्लस V2, ध्यान से इंटू ऊपर बोलो क्या है V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 ये बेटा बोलो क्या हो गया कैंसिल। तो यहां से इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आपको आंसर क्या है मिल गया, तो बोलो क्या मिलेगा, टी डैश की वैल्यू क्या मिला T1 T2 ब्रैकेट में बोलो P1 V1 प्लस बोलो P2 V2 अपान P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। नोट कर लो कौन सा आंसर है बोलो, सी की डी में क्या दिक्कत है। अच्छा नीचे नीचे 1 कर दिया, ठीक, चलो तो यहां से आंसर बेटा आपका क्या आया, सी आया। इसको नोट करो जल्दी। अलजेब्रा का है, कुछ नहीं करना है, मोल्स को कंजर्व करा के करना है, ठीक है। फिर से देखो जल्दी से, यहां पे ये सबको पता है मोल्स के टर्म में P1 V1 अपान T1 P2 V2 अपान T2, यहां से ये लिखा, ठीक है। एलसीएम यहां से निकाल लिया, ये मिला, एलसीएम निकालने के बाद यहां से ये चीज मिला, पलटी मारा तो यहां से टी डैश। अब फाइनली हमको पी डैश क्या हटाना है, तो ये इक्वेशन लग लो, P1 V1 प्लस P2 V2 क्या हो गया P डैश V1 प्लस V2, यहां से P डैश की वैल्यू निकाल के ये P डैश की वैल्यू यहां पर क्या कर दो, पुट कर दो, यहां से ये जो P डैश की वैल्यू है यहां पे इसको क्या करो, पुट करो, आंसर आ जाए। जरा इसको वीआईपी कैटेगरी में डाल दो। वैसे तुक्का तुम लोग सी और डी में ही मारोगे, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, पी डैश को हटाना है, तो पी डैश को वैल्यू रख करके सॉल्व कर दो। 23 का आंसर क्या आएगा, सी। जल्दी से बताओ 22 का आंसर है, कौन बताता है 22 का आंसर, पहले ये बताओ ये आइडियल बना रहा है कि रियल बना रहा है, पहले ये बताओ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ई द लॉ पीवी इक्वल टू आरटी ओबेड मोस्ट क्लोजली बाय रियल गैस। पीवी इक्वल टू आरटी को फॉलो करना है, पीवी इक्वल टू आरटी को कौन फॉलो करता है, आइडियल गैस की रियल गैस, यार पीवी इक्वल टू आरटी को आइडियल गैस फॉलो करता है, जल्दी बताओ
रियल गैस किसको फॉलो करती है? वंडर वाल्स इक्वेशन को फॉलो करती है। तो सबसे बड़ा इसमें कंफ्यूजन है कि सर आइडियल के लिए पूछ रहा है कि रियल के लिए पूछ रहा है। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर करिए। लिखो पीवी इक्वल टू आरटी का मतलब होता है आइडियल गैस इक्वेशन। बस यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 22 की अगर हम बात करें, 22 इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी और पीवी इक्वल टू आरटी, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन। वो होता है वंडरवाल गैस इक्वेशन फॉर कौन गैस? रियल गैस। तो यार आइडियल गैस के लिए चलो बताओ, आइडियल गैस के लिए मॉलिक्यूल पास पास की दूर दूर? अरे आइडियल गैस के केस में मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन नहीं होता। अट्रैक्शन न होने के लिए दूर दूर करना है। दूर दूर करने के लिए टेम्परेचर क्या होगा? अबे मुंह मत खोला करो, कम कम माहौल बनाते हैं, गलत बोल देते हो। चलो फिर से बताओ। आइडियल गैस में देखो भैया, ये एग्जाम में ओवरलैप करेगा, समझा रहा हूं, सुन लो। आइडियल का मतलब गैस गैस मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो कि ना हो। रियल में होता है लेकिन आइडियल कंडीशन में ना हो। अभी उठाते हैं, अट्रैक्शन ना हो। ध्यान से सुनो, गैस गैस मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन नहीं होगा तो गैस मॉलिक्यूल कहां रहने चाहिए? दूर दूर होने चाहिए। गैस मॉलिक्यूल को दूर दूर करने के लिए टेम्परेचर क्या दे दो? ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा तो आवारा बन के एक दूसरे से दूर भागेंगे। और प्रेशर कम की ज्यादा? कम। भाई प्रेशर कर दोगे ज्यादा तो चिपक जाएंगे, पास पास आएंगे। तो दूर दूर करने के लिए टेम्परेचर बढ़ा दो, दूर दूर जाएंगे। और प्रेशर को कम कर दो तब भी क्या जाएंगे? दूर दूर जाएंगे। यानी आइडियल गैस की कंडीशन क्या है बोलो? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो रटना नहीं है, एग्जाम में भूल जाएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, बोलो बेटा, आइडियल गैस के लिए क्या कंडीशन है? हाई टेम्परेचर। कॉपी में तुम्हारे लिखवाया है फॉर आइडियल गैस हाई टेम्परेचर एंड बोलो बेटा लो प्रेशर। अपने मन से कुछ लिख दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखो अपने मन से। अरे अपने मन से हिंदी में लिख लो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के लिए गैस दूर दूर होगी, दूर दूर के लिए टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम। क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत होता है और चारों ऑप्शन ऐसे ही आएंगे। फ्री का 5 नंबर गलती करके चले आओगे। आंसर क्या होगा बेटा? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। 22 का आंसर बोलो क्या होगा? सी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, वंडरवाल साहब का इक्वेशन है ये, कौन सी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मींस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मींस मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। हेंस टेम्परेचर शुड बी हाई, हेंस टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी हाई एंड प्रेशर शुड बी लो। टेम्परेचर शुड बी हाई एंड प्रेशर शुड बी लो। टेम्परेचर बेटा ज्यादा होगा तो दूर दूर जाएंगे और प्रेशर कम होगा तब भी दूर। प्रेशर बढ़ा दोगे तो पास पास आ जाएंगे। चलिए लास्ट बट नॉट लिस्ट, जल्दी से बताओ आइडियल गैस इक्वेशन है कि रियल गैस? अरे आइडियल क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये बेटा कौन सा इक्वेशन है? रियल गैस का इक्वेशन किसने दिया था? वंडरवाल साहब ने दिया था। रियल गैस का कोई बताए मदर इक्वेशन? मदर इक्वेशन बोलो क्या है? बोला हमारे साथ, मदर इक्वेशन क्या है? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस एन बी इक्वल टू एन एन आर टी। एन की वैल्यू जब 1 1 कर देंगे हर जगह से एन का स्क्वायर या एन क्या होगा? गायब होगा। तो ये हटा करके लिखा गया है, जरा देखिए यहां से P इक्वल टू देखो लिखा गया है आर टी अपॉन 2V माइनस क्या है? B माइनस ए अपान ध्यान से बोलो क्या है? 4B का बोलो क्या है? स्क्वायर। अब यार ये बताओ ध्यान से,
इधर देखो, हमारे पास P प्लस क्या होता है, ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर, ब्रैकेट में बोलो क्या होता है, V माइनस एन बी इक्वल टू बोलो क्या होता है, NRT। ये जानते हो क्या है, ये बताओ जो प्रेशर का इक्वेशन है RT अपान 2V माइनस बी माइनस ए अपान 4B स्क्वायर, ये प्रेशर वाला इक्वेशन है कि वॉल्यूम वाला है, जल्दी बताओ, ये प्रेशर वाला है कि वॉल्यूम वाला है, बोलो बेटा। ये देखो यहां से अगर इसको ध्यान से देखो, वास्तव में इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को तुम्हें क्या करना है, मैच कराना है। तो यहां से P इक्वल टू तुमने क्या लिखा, RT, RT अपान बोलो क्या है 2V माइनस बी, ए अपान बोलो क्या है 4B स्क्वायर, है ना, ये लिखा गया है। नीचे तुमने क्या लिखा है, बोलो P प्लस P के साथ ये होता है P के साथ, रुक जाओ, ये बताओ यहां पे ये पूरा टर्म बोलो क्या है, P है, बोलो ये पूरा टर्म बोलो क्या है, P है। अब मेरी ये तुम बात बताओ कि यहां पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में n की वैल्यू क्या किया जाए, ध्यान से, इस इक्वेशन में n की वैल्यू क्या किया जाए कि बताओ ये इक्वेशन मिल जाए, चेक करो, n की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या रखा जाए यहां पे कि ये वैल्यू क्या हो जाए, मिल जाए। और मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं a की वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू हाफ मोल कर दूंगा, इधर देखो, तो n की वैल्यू यहां पे जब हाफ करोगे तो हाफ का स्क्वायर बोलो क्या होगा, 1 बाई क्या होगा, बोलो 1 बाई क्या होगा, 4 होगा, 1 बाई क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। और यहां पर बोलो क्या होगा, n की वैल्यू बोलो क्या होगा, 1 बाई क्या हो गया, 2 हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहां n की वैल्यू जब 1 बाई 2 होगा, ये देखो, तो जरा यहां से उठाओ इसको, यहां से ये RT अपान बोलो क्या है 2V माइनस बी, इसको ले लो, जरा यहां से बताओ V माइनस बोलो क्या है NB। एक्चुअली ये जाएगा नीचे, तो देखो ये हो, देखो ये जाएगा नीचे, तो इसके नीचे जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा। हुआ क्या है, इसको इसके नीचे भेज दिया, और ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा हुआ है, सर यहाँ पे एक P है, यहाँ पे 2 है, सिंपली देखो ये कर क्या रहे, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको रोक लो, यहाँ पे इसको रोको, तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपान वी, इसको रोक लिया। अब जरा इसको नीचे ले जाओ, तो NRT अपान वी माइनस बोलो क्या हो गया, NB, तो ये नीचे ले गए इसको, तो V माइनस बोलो क्या आया, NB, ध्यान से, ठीक। अब यार ये बताओ, इस इक्वेशन से मैच कराओ, अब ये जो तुम्हारा इक्वेशन दिया गया है, और इसका जरा बताओ P इक्वल टू लिख लो जरा एक बार, तो NRT अपान V माइनस NB माइनस AN स्क्वायर अपान, अब इस इक्वेशन को इससे क्या करो, मैच करो, समझे। स्टार्टिंग में ये ऐसे दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, ये भाई साहब नीचे गए, तो NRT अपान V माइनस क्या हो गया, देखो इधर V माइनस NB हो गया, ये टेस्ट में हो सकता है, आ सकता है, ये नीचे गया, ये जो भाई साहब बचे हैं यहाँ पे, ये जाएंगे दाएं तो क्या बन गए, माइनस। अब ये जो इक्वेशन है और गिवन इक्वेशन से कंपेयर कराओ और n की वैल्यू जल्दी से बताओ, जिसका देखो, अब यहां से मुझे दिया है P इक्वल टू RT अपान 2V माइनस बी माइनस A अपान 4B का क्या है, स्क्वायर, A अपान 4B का बोलो क्या है, स्क्वायर। देखो इधर ये जो चीज है, इसको इससे मैच करा दो, कोई एक मैच करा दो, कोई एक मैच करा दो, n की वैल्यू जल्दी बताओ कितना, कोई एक मैच करा दो, ये हाँ जी कितना आया,
तो एन आर टी अपान बोलो वी माइनस एन बी इक्वल टू बोलो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2v माइनस बोलो क्या होगा आर टी है ना, तो आर टी यहां से 2v माइनस बी, जुगाड़ लगाओगे यहां से आर टी क्या हो गया कैंसिल, आर टी क्या हो, अगर देखो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1/2 ले लूं, यहां देखो इसको नीचे लाओ, n अपान v माइनस एन बी है, अगर n की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/2 ले लूं ध्यान से, तो इसकी वैल्यू जब 1/2 लोगे यहां पे, जरा सॉल्व करो कितना आएगा, n की वैल्यू 1/2, नीचे बोलो v माइनस 1/2 इंटू क्या आया b, ये 2 नीचे लाओ तो 1 अपान बोलो क्या हो गया 2b, ये 2 नीचे है तो 2 इंटू 1/2 इंटू क्या आ गया, ये बेटा क्या हो गया कट गया, तो यहां से बोलो क्या मिलेगा 1 अपान जल्दी बोलो क्या मिलेगा 2b माइनस क्या मिला b मिला, तो यहां से देखो इधर ये 2v माइनस बी क्या है मिल गया, तो n की वैल्यू क्या लोगे 1/2, थोड़ा सेट करना पड़ेगा, नोट करो जल्दी से, एक बार और समझा दे रहे हैं, थोड़ा सेट करना पड़ेगा, कंपेयर करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर से देखो इधर देखो, पहली बात तो आइडियल ए यहां से, हाँ क्वेश्चन नंबर देखो यहां से, सर ये मुझे दिया है, पहली बात तो ये वंडरवाल साहब से सीधे सीधे मैच नहीं कर रहा, नहीं मैच कर रहा है, अब मैं वंडरवाल साहब का लिखूंगा मदर इक्वेशन, देखो इधर p प्लस ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर वी मैस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ये वंडरवाल साहब का मदर इक्वेशन है। अब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से ये गुणा है, ये गुणा है तो भाई साहब कहाँ आएंगे नीचे, तो यहां से एन आर टी देखो एन आर टी के नीचे ये आ गए v माइनस क्या आ गए एन बी आ गए, एन आर टी के नीचे आ गए, अब यहाँ p प्लस ए एन स्क्वायर अपन क्या बचा वी स्क्वायर, आपने कहा सर केवल p चाहिए क्योंकि यहां पर केवल क्या है p है, इसको ले जाओ दाएं तो क्या हो गया माइनस, अब मेरे पास ये वंडरवाल साहब का मदर इक्वेशन है और ये मेरे पास बोलो क्या है गिवन इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर कर दो। अरे जैसे प्रोजेक्टाइल में किए थे, प्रोजेक्टाइल में जल्दी बताओ किससे किए थे, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री मैच कराए थे, वैसे ही बेटा अब इन दोनों को जब मैच कराओगे तो एन आर टी वी मैच एन बी इक्वल टू आर टी इक्वल टू क्या होगा ये होगा, ठीक। अब देखो ये देखो आर टी से आर टी कट गया, यानी इसको तुम्हें 1/2b माइनस बी लाना है, बराबर है ना, तो जितना है इतना इधर, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आर टी कट गया, एन अपान वी माइनस एन बी आया, अब इसको ये लाना है, इसको ये लाने के लिए कुछ मत करो, एन की वैल्यू 1/2, यार वैसे सॉल्व थोड़ा सा लंबा जाएगा, अब सॉल्व कर लो, एन की वैल्यू 1/2 रखूंगा, देखिए मैच करता है कि नहीं, एन की वैल्यू 1/2 ऊपर ये आना चाहिए, 1/2 भी मैच भी आना चाहिए, एन की वैल्यू 1/2 ऊपर रखा तो 1/2 ऊपर आया, एन की वैल्यू 1/2 यहां रखा, ध्यान से यार ये 2 जब नीचे आएगा तो दोनों से गुणा होगा कि नहीं, अगर एक स्टेप में यहां पे स्पष्ट लिखूं तो आप क्या लिखोगे 1/2 नीचे आएगा और यहां से v माइनस क्या हो जाएगा, ये जब 2 नीचे आएगा, ध्यान से ये जब 2 नीचे आएगा तो दोनों में क्या होगा गुणा होगा, तो 2 का v से क्या होगा 2b और -2 इंटू 1/2 इंटू b, तो लास्ट में क्या आ गया बोलो 1/2b माइनस क्या आ गया b आ गया। आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करके n निकालो, थोड़ा सा फैलेगा कोई बात नहीं, तो n की वैल्यू क्या आ गई हाफ मोल, तो यहां से प्रूफ हो गया n की वैल्यू क्या आएगी हाफ मोल, क्या आएगी बोलो हाफ मोल, तो यहां हाँ रुक जाओ अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, हाफ मोल का मतलब CO2 का कितना ग्राम, यस हाफ मोल, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स तो आ गया, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे,
एन की वैल्यू हाफ मोल, एन इक्वल टू बोलो क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन कौन मास, मॉलिक्यूलर मास। एन की वैल्यू 1/2, बताओ CO2 का कितना हो जाएगा, 44 याद है, तो CO2 का 44 याद है, तो 1/2 स्मॉल m ऊपर क्या हो गया 44, m इक्वल टू 44/2, तो CO2 का कितना ग्राम आएगा 22 ग्राम। आप क्या आएगा, नोट करिए 21 का आंसर बोलो क्या आया। इनको माला पहना दो, एग्जाम में आएगा तो बहुत कम लोग ही सही करेंगे। अरे आ सकता है, ये जनरल क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, हो जाएगा, कर लोगे। चलिए देखो, अगर यहां पे नहीं सोच पाते तो इसको इक्वेट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने रख करके यहां से 1/2b, 1/2b मैं भी ये क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया यहां से, ठीक। n की वैल्यू क्या आ गया, हाफ। अब लिखो सर्कुलर मोशन, तुम लोग का जानते हो हमने गलती किया, हमने KTG2 मुझे रोक देना चाहिए था, KTG2 रोक दिए होते, सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया होता। चुपचाप सर्कुलर मोशन, अरे बायो की क्लास है, ठीक है यार। सर्कुलर मोशन लिखो, जल्दी से लिखो, थोड़ा सा लिखो। सर्कुलर मोशन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन, it is an example of, it is an example of 2D motion, 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल होता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। अरे ये सबका नोट हुआ कि नहीं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, 2D का बेटा एग्जाम्पल है। लिखो सर्कुलर मोशन में भी, नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर मोशन में भी फर्स्ट लिखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं, यूसीएम बोलते हैं। सेकेंड लिखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के पास चार्जर हो तो डेली लेके आना। ये किसका पेन है बच्चा, हाँ जी, तो यहां से फर्स्ट हो गया यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा लिखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम बोलते हैं नॉन यूसीएम, इसको हम बोलते हैं नॉन यूसीएम, इसको हम बोलते हैं नॉन यूसीएम। ये देखो, यहां से मान लो, अगर देखो यहां से, यहां पे स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी बोलो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी बोलो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी बोलो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। चलो बताओ कौन सा मोशन है ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। काहे भैया, बिकॉज स्पीड इज क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी मत लिखना, स्पीड कांस्टेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ये देखो, अगर दूसरा हम बोले, यहां से ए से मोशन स्टार्ट हुआ,
यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। यूसीएम की नॉन यूसीएम, नॉन यूसीएम में यहां से t=0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ था, तो नॉन यूसीएम में कौन सा स्पीड इंक्रीज की डिक्रीज? अरे यहां से t जो स्टार्ट हुआ था 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20, ये जानते हो क्या है? ये है नॉन यूसीएम विथ कौन स्पीड? इंक्रीजिंग स्पीड। ये है नॉन यूसीएम विथ कौन स्पीड? बोलो, इंक्रीजिंग स्पीड। नॉन यूसीएम इंक्रीजिंग स्पीड। समझ में नहीं आ रहा? समझ में क्या आ रहा है? बस हो गया, हो गया। t=0 सेकेंड, यहां 20 मीटर पर सेकेंड है, यहां 16 मीटर पर सेकेंड है, यहां 12 मीटर पर सेकेंड है और यहां बोलो क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड समय के साथ कम हो रही है कि ज्यादा? अरे स्पीड समय के साथ कम की ज्यादा? कम हो रही है, तो इसका नाम बोलो क्या होगा? दिस विल बी नॉन यूसीएम विथ कौन स्पीड? यस, डिक्रीजिंग स्पीड। चलो हो गया, ठीक है। अटेंडेंस अरे अभी क्या ले लें यार, है 9:20 हो गया। अब आत्मा को शांति मिल गई थोड़ा सा। हाँ जी, क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये देखो, चलो बताओ, ये यूसीएम की नॉन यूसीएम? पहले बताओ यूसीएम का बताओ फुल फॉर्म क्या है? यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूसीएम बोलो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो बताओ, ये बोलो क्या यूसीएम की नॉन यूसीएम? हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड क्या है? कांस्टेंट। बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो। अरे फैन चला, फैन हिलाओ थोड़ा, खड़े हो, लंबे हो ना। अरे उसको बोल दो यार, थोड़ा फैन से हिलाओ। हाँ छोड़ 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 दो। हाँ, यूसीएम की नॉन यूसीएम? नॉन यूसीएम में स्पीड क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। पंखे को ऑन करेंगे तो क्या होगा? नॉन यूसीएम विथ इंक्रीजिंग स्पीड। ऑन किया तो अब ये क्या हो गया? यूसीएम। ऑफ करेंगे तो क्या होगा? घटेगा, तो नॉन यूसीएम विथ डिक्रीजिंग। ठीक है, बस हो गया। चलो तो ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक, अब क्या समझ में नहीं आया जी? आ गया? हाँ पता है। अटेंडेंस